रिश्ता 5। मैथिली की सोच की लड़ी तेज कदमों की आहट से टूटी। दो हट्टे-कट्टे आदमी अपने डील डॉल के हिसाब से सलेटी रंग के कोट सूट में बेहद शानदार लग रहे थे। पलक झपकते ही उन दोनों ने छोटे हैंडगन के साथ कॉटेज के दरवाजे से एंट्री ली और चंद मिनटों में उस जगह का कोना कोना छान मारा। वो लड़की वहां क्या हो रहा था कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, जैसे कोई छोटा बच्चा हो। ये लोग कौन हैं? हाथों में गन लिए यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उलझ गई। खुद को थोड़ा संभाल कर वो अपनी सीट से उठी। अगले ही पल विराट आर्यन उन दो अधिकारियों के साथ बिना किसी शोर शराबे के अंदर आया। फाइनली अब तो आया। उसने चैन की सांस ली, अपनी लंबी फ्रॉक को थोड़ा एडजस्ट किया और कहा, गुड इवनिंग सर। विराट ने उसका गुड इवनिंग स्वीकार करते हुए धीरे से सिर हिलाया। उसकी नज़र एक पल को उस पर पड़ी और फिर हट गई। मैथिली, ये है मिस्टर मार्क एडविन और मिस डेबोरा, उसी कंपनी के एजेंट जिसके लिए हम काम शुरू करने वाले हैं, उसने परिचय कराया। उन्होंने हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैथिली ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। ये देखकर विराट को खींच हुई। कंट्री ब्रूट, इसका क्या करूं यार, उसने मन ही मन बुदबुदाया। ओके मैथिली, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो नोट कर लो। पहले से तैयार सॉफ्ट ड्रिंक्स और जेंट्स के लिए हाई क्वालिटी लिकर सभी आने वालों को सर्व की गई। सब अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए और कॉन्ट्रैक्ट की बातों को एक बार फिर से फाइनल कर लिया। वेल मिस्टर विराट, ये अग्रीमेंट सब ओके है, आप देख लीजिए और साइन कर दीजिए। चूंकि वो पहले ही मेल में आया डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पढ़ चुका था, एवरीथिंग इज ओके, उसने कहा, अपना सिग्नेचर किया और एक और पेपर मैथिली की ओर बढ़ाते हुए बोला, मैथिली, ये वो फॉर्म है जिस पर आपको साइन करना है। उसने उससे साइन करवाकर कंफर्म किया। वेल, एक और अग्रीमेंट है, वेट कीजिए, उसने वो भी उसे दिया। फाइन मिस्टर विराट, आपकी ईमानदारी के बारे में मुझे और हमारी कंपनी को अच्छे से पता है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें आपकी ग्रोथ पसंद नहीं है और वो इस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए इनडायरेक्टली डील कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि ये प्रोजेक्ट स्मूथली और सही समय पर ख़त्म हो, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, मार्क ने कहा। ओके, वी आर डूइंग आवर बेस्ट। वेल मिस्टर विराट, हमारी एक और मीटिंग है तो हम चलते हैं। ये कहकर वो निकल पड़े और वे दोनों बॉडीगार्ड्स भी उनके साथ चले गए। इतनी देर तक सब्र रखने के बाद उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई। सर, क्या मुझे अभी भी यहाँ रुकना होगा? रुकने में मुश्किल हो रही है तो उठकर खड़ी हो जाओ, उसने कहा। ओह, शुरू हो गया इसका, उसने सोचा, और बाहर से विनम्रता दिखाते हुए, वो नहीं सर, देर हो रही है। सो वॉट, मुझे जाना है। पीछे मैंने कहा था ना कि एक और अग्रीमेंट साइन करना है तो तुम अभी नहीं जा सकती, समझा? बट सर टाइम हो रहा है सर, बस वही। उसके यूं पलटकर जवाब देने से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। शट अप मैथिली, तुम मेरी एम्प्लॉई हो राइट, सो जो मैं कहूंगा वही तुम्हें सुनना होगा और मानना ही होगा। बार बार पलटकर जवाब देना मुझे पसंद नहीं है। इसके साथ आधा घंटा भी नहीं रह सकती यार, पूरा हिटलर है। हे राम, बुरी फंस गई, उसने अपने आप में बड़बड़ाया। विराट अपने फोन में बिजी था और मैथिली उठकर उस कॉटेज में रखे छोटे छोटे फिश टैंक्स को निहारने लगी। मैथिली, कम, उसने गुस्से से पुकारा। वो तेजी से पलटी, लेकिन उसका पैर फिसलकर मैथिली लड़खड़ाकर पीछे गिर गई। इस दौरान कॉटेज के कोने में लगे एक छोटे से खंबे में उसकी पीछे की ड्रेस फंस गई और जब उसने संभलने की कोशिश की तो उसकी वो खूबसूरत ड्रेस सर से फट गई। अपनी ड्रेस फटी हुई महसूस करके वो हक्का मक्का रह गई। ये सब देखने वाला विराट भी घबराकर उठा। हे, ध्यान से, कहते हुए वो उसके पास आया और आंखों में आंसू लिए खड़ी लड़की को देखकर, इट्स ओके मैथिली, रिलैक्स, कोई चोट तो नहीं लगी, कहते हुए उसने उसकी पीठ चेक करने की कोशिश की। न, नहीं, कहते हुए वो पीछे हटी और उसकी ड्रेस कंधे से फिसलकर सामने की ओर नीचे सरक गई। घबराकर ड्रेस पकड़ने वाली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी पल एक वेटर उस कॉटेज में घुसा। मैथिली घबराकर विराट की पीठ के पीछे छिप गई और डर के मारे उसकी पीठ से सट गई। विराट और मैथिली को कॉटेज में इतने करीब देखकर हैरान वेटर ने सॉरी सर कहा। गेट आउट, कहकर उसने तुरंत उसे बाहर भेज दिया। अपनी पीठ से चिपकी खड़ी लड़की का हाथ पकड़कर उसने उसे आगे खींचा और जबरदस्ती पलटकर उसके बाल हटाकर संगमरमर जैसी पीठ चेक करने लगा। मैथिली हैरान होकर छुटकारा पाने की कोशिश करने लगी। छूटने की कोशिश कर रही लड़की की कमर को उसने कसकर पकड़ लिया और उसे हिलने नहीं दिया। बेवकूफ, वेट,
उसे लगा कि वो उसकी नंगी पीठ देख रहा है, ये सोचकर ही वो कांप उठी। विराट, नो नो, लीव मी। उसकी नंगी संगमरमर जैसी पीठ देखकर वो एक पल के लिए डगमगा गया। उसका हाथ उसकी कमर पर और कस गया और मैथिली का सब्र टूटने लगा। वो झट से मुड़ी और उसे घूरने लगी, लेकिन उसके एक्शन देखकर वो स्थिर हो गई। उसने अपनी बीच की उंगली मोड़कर जिस तरह से माथे का पसीना पोंछा, वो देखकर वो सब भूल गई। विवान भी तो ऐसा ही करता है, ये विवान का मैनरिज्म है ना। शादी के दिन भी तो उसने बीच की उंगली से ही पसीना पोंछा था। पूछने पर कहा था कि पुरानी आदत है, तो क्या ये मेरा विवान है? वो हैरान होकर उसे टकटकी लगाकर देखने लगी। विवान, विवान, ये आप ही है ना? सच सच बताइए विवान। वो खुद को भूल गई, वो विराट का स्वभाव भूल गई, आसपास के माहौल को भी पूरी तरह भूल गई। उसे अपने पति विवान के अलावा कुछ याद नहीं था। उसके हाथ फिसली हुई ड्रेस को भूलकर विराट के गले में लिपट गए। ओ गॉड, तुम क्या कर रही हो मैथिली? उसने झिड़का और उसकी गाउन को फिसलकर नीचे गिरता देखकर विराट आर्यन में उसकी ड्रेस झट से पकड़ ली। सीने से कसकर पकड़ी गई ड्रेस उसके हाथों में नहीं फिसली और मैथिली रोते हुए कुछ कुछ बड़बड़ाने लगी। आपको कुछ हाँ हुआ तो नहीं ना? मैं कितना तड़पी हूँ जानते हैं? वो हिचकी लेकर रोने लगी और उसके हाथ खुद ब खुद उसे कसकर गले लगा गए। उसके गले लगने से पिघलकर सिसकती लड़की के होंठ कांपने लगे। खुद को भूलकर वो उसके होंठों की ओर झुका, लेकिन तुरंत होश में आकर उसने मैथिली को धक्का दे दिया। मैं विवान नहीं हूँ। कौन है वो? इडियट, वह गर्जा। मैथिली चौंक कर देखती रह गई। नहीं, आप मेरे विवान ही हैं। बीच की उंगली से पसीना वही पोंछते हैं। वह तेजी से उसके पास आया और अपनी उंगलियां ऊपर उठाकर उसे दिखाईं। उसकी उंगलियों में खून देखकर वह चौंक गई। उसकी गर्दन पकड़कर उसने कहा, बेवकूफ, तुम्हें पकड़ते समय उस खंबे ने मेरे हाथ को भी काट दिया था। बाकी दोनों उंगलियों में ब्लड था, इसलिए मैंने बीच की उंगली से पोंछा। अपनी विवान कथा को प्लीज कूड़े में फेंक दो। वह दहाड़ा, वह हिल गई। उसे गले लगाने की बात सोचकर उसका दिल कांप गया। वह स्तब्ध रह गई। थोड़ी देर बाद उसने उसके लिए दूसरी ड्रेस मंगवाई और ड्रेस आती ही उसे अकेला छोड़कर कॉटेज से बाहर निकल गया। दिल के बोझ को आंसुओं से हल्का करने के बाद उसने विराट की दी हुई ड्रेस झटपट बदल ली। थोड़ी देर गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया और विराट को ढूंढते हुए बाहर आई। समय तेजी से बीत रहा था और विराट ने आराम से 4-5 बोतलें खत्म कर दी थी। उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी। उसने पूरी टेबल को शराब से भिगो दिया था। ये पीता है? एक और अग्रीमेंट की बात कर रहा था ना? क्या करूं? अब यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चलते हैं, जो होगा कल देखेंगे। यह फैसला करके उसने 2 कदम बढ़ाए, लेकिन उसकी आंखें उसके चेहरे से हटने को तैयार नहीं थी। भले ही वह विराट था, लेकिन वह बिल्कुल उसके पति विवान जैसा दिखता था। जब वह इस तरह होश में नहीं था तो उसे अकेला छोड़कर जाने का उसका मन नहीं हुआ। उस जगह से जाने का इरादा छोड़कर वह वापस आई और एक बच्चे की तरह जो अपने पिता को प्यार से देखता है, उसके सामने बैठ गई। सर, अग्रीमेंट कल देख लेंगे, आप चलिए, उसने कहा और अपना दायां हाथ उसके बाएं हाथ पर रखकर सहलाते हुए बोला। तुम पर यह फ्रॉक भी बहुत अच्छी लग रही है। वह झट से हाथ छुड़ाकर बोली, सर, ये क्या कर रहे हैं आप? और तेजी से खड़ी हो गई। प्स, क्यों दूर जा रही हो? मेरे पास आओ बेबी। व्हाट, आर यू मैड? आप क्या बोल रहे हैं? आपको नशा हो गया शायद, मैथिली ने जोर से कहा। तुम मुझे क्यों छोड़कर गई थी? टेबल पर सिर झुकाए बेमतलब की बातें कर रहे व्यक्ति को देखकर उसका सिर फटने लगा। टुडे यू आर सो प्रिटी। सर, यस माही, माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाती तो और सुपर लगती, कहते हुए उसने फिर टेबल पर सिर झुका दिया। माही? माही कौन है? वह भ्रमित हो गई। माही, माय लव, माय वाइफ, वह नशे में बड़बड़ाया। विराट के ये शब्द उसके दिमाग तक पहुंचे भी नहीं थे कि उसकी आंखों से एक बूंद आंसू टपक पड़ा। इसकी पत्नी? तो क्या ये सच में मेरा विवान नहीं है? उसके होंठ कांपने लगे। छी, मुझे क्यों रोना चाहिए? किसी ने किसी से शादी की है तो मुझे क्यों दुखी होना चाहिए? ये मेरा पति नहीं है, बस उसके जैसा दिखता है, इतना ही। इसकी कोई गर्लफ्रेंड हो या बीवी, मुझे क्या? उसने खुद को समझाया। फिर भी उसका दिल दुखी होने लगा। अकारण दुख की भावना ने उसे घेर लिया।
उसने अपना चेहरा कसकर पोंछा और सॉरर कहकर बुलाया। वह टस से मस नहीं हुआ तो उसने टेबल पर अपने हाथ तेजी से थपथपाए और मिस्टर विराट उठिए, गुस्से से कहा। व्हाट बेबी? हाथ हिलाते हुए पूछने वाले को देखकर बेबी कहकर उसने अपने दांत पीसे और सोचने लगी कि पास के आर्टिफिशियल फाउंटेन में उसे धक्का दे दे तो कैसा रहेगा। फिर उसे याद आया कि अगर वह उस हिटलर को पानी में धकेल देगी तो नशा उतरने के बाद वह उसे छोड़ेगा नहीं। यह समझकर वह शांत हो गई। समय भी तेजी से जा रहा था और उसने सोचा कि अब यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसने अपने माननीय बॉस के हाथ पर थोड़े चिढ़ से टैप किया। उठिए सर, उठकर मेरे साथ चलिए, हम चल सकते हैं, उसने कहा। वह लड़खड़ाते हुए उठा। सही है, तो तुम क्यों घूम रही हो? उसने उसे देखकर पूछा। ओए, तुम हो जो घूम रहे हो, कहकर उसने उसे सीधा खड़ा किया। वह उस पर पूरी तरह झुक गया और अपना हाथ उसके कंधे पर रख लिया। उसे एक मर्द के स्पर्श से उसका शरीर कांपने लगा। उसने झट से उसे दूर धकेला तो वह फर्श पर गिरने लगा। वह फिर से घबराकर उसे संभालने लगी। उसने अपनी आंखें घुमाई कि कहीं आसपास कोई टैक्सी खड़ी है या नहीं, लेकिन फिर चौंक गई। टैक्सी मिल भी गई तो इसे कहाँ ले जाऊंगी? हे भगवान, तू मुझे ऐसी अग्नि परीक्षा क्यों दे रहा है? उफ, मुझे ये स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं। क्या ये ड्रिंक की स्मेल है? छी, उबकाई आ रही है। यह सब सोचते हुए वह उसे लड़खड़ाते हुए उस होटल के बाहर ले आई। दूर एक टैक्सी खड़ी देखकर उसने उसे बुलाया। टैक्सी ड्राइवर दौड़कर आया और विराट को टैक्सी में बिठाया। उसने भी गहरी सांस लेकर टैक्सी में अपनी सीट पर बैठ गई। मैम, कहाँ जाना है? एड्रेस बताइए, टैक्सी ड्राइवर ने पूछा। ओ, कहाँ ले जाऊं इसे? वह हैरान थी। हेलो मैडम, एड्रेस बताइए, ड्राइवर ने फिर पूछा। कोई और रास्ता न देखकर उसने अपने रहने की जगह का पता बताया और थककर पीछे की सीट पर आंखें बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में वह अपने ठिकाने पर पहुंच गई। ड्राइवर की मदद से वह विराट को अपने घर के अंदर ले आई और सोफे पर लिटा दिया। ड्राइवर पैसे लेकर चला गया और वह उसके सामने वाले सोफे पर बैठकर उसे ही देखती रही। सार। उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो वह बाथरूम में गई और दरवाज़ा बंद करके अपने कपड़े बदले और बाहर आकर उसके सामने बैठ गई। इसका नशा कब उतरेगा, यह सोचकर उसे घिन आ गई। वह सोफे से फिसलकर फिर से फर्श पर गिरने वाला था तो वह झट से दौड़ी और उसे गिरने से पकड़ लिया। धैर्य खोकर उसने पास रखा पानी का जग उठाया और झट से उस पर उड़ेल दिया।